So, Jai Hind friends, a very good evening to all of you. Myself, Navjot Singh, I'm a former officer of the Intelligence Bureau, and I'll be taking up the current affairs for all the allied examinations of Punjab PPSC. So, let's start. So, today we are going to take up current affairs from just a second, I think, yeah. Today we're going to take current affairs from 6th to 10th of October, November. Fine. So this is our portal actually. You can get our subscriptions at really decent offers now. Earlier it was about 20,000. Now you can get it for 4,999 for different examinations of Punjab allied examinations like Naib Tahsildar. You have Punjab Patwari, Food Inspector, Police SIs, Cooperative Inspector, and Excise and Taxation Inspector. So this is a good opportunity for all of you to really आपको बाइलिंगुअल में ये मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी बोथ. तो आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी. आप अगर कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड, आप अपना कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप का, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे जा सकते हैं और कोई भी क्वेरीज हैं दैट यू कैन गेट फ्रॉम देयर. So this is basically our portal. This is a good offer. I would suggest that you can go ahead and I will be taking up current affairs here. So stay put and let's enjoy this learning journey. So let's start our current affairs from 6th to 10th of November. In the last lecture we studied a few questions. We tried to understand कि किस तरह से जो current affairs पूछे जाते हैं और उनमें जो different हमने complexities को understand किया कि कैसे सिर्फ current affairs हमें रट्टा नहीं मारना है, उसको cram नहीं करना है, हमें उसकी conceptual clarity लेके आनी है. So let's start. First question we have. Which city is the host of the World Food India 2023? ठीक है, वर्ल्ड फूड इंडिया तो इसका किस सिटी ने होल्ड किया है? तो इसका आंसर है आपका नई दिल्ली. न्यू दिल्ली हैज़ होस्टेड इट. सो प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली इसको वर्ल्ड फूड इंडिया समिट को जो ओपन किया था भारत मंडपम. सो भारत मंडपम अगर आपको याद होगा, अभी G20 समिट हुआ था. G20 समिट में द समिट वाज होस्टेड एट भारत मंडपम. राइट. इसमें आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पे यू हैड दैट चैरियट, दैट कोनार्क सन टेम्पल का जो चैरियट था, दैट वाज इंस्टॉल्ड एट द प्लेस जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो डिग्निटरीज, जो हेड्स ऑफ द स्टेट्स को रिसीव किया था. तो ये भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है भारत मंडपम के बारे में, थोड़ा सा आपको भुवनेश्वर के कोनार्क सन टेम्पल के बारे में पढ़ लेना है. सी करंट अफेयर्स को थोड़ा सा लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी. ठीक है. नेशनल कैपिटल में हुआ था और इस इवेंट में प्रधानमंत्री जी ने सीड कैपिटल ऑफ टू ओवर 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ठीक है. सीड कैपिटल क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो हमारे, ये सोशली जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, पर्टिकुलरली जैसे वुमेन है जो अपना कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट उनको कुछ फंडिंग देती है स्टार्ट करने के लिए छोटा बिजनेस, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री हो गया या छोटा वो पापड़ बनाने का एक कुछ इनिशिएटिव है कहीं पे. फिर कुडुमश्री एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है. बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप इस तरह से जो एम्पावरमेंट करते हैं डिसएम्पावर्ड ग्रुप्स के. पर्टिकुलरली मोहम्मद यूनुस का नाम आपने सुना होगा. मोहम्मद यूनुस, इन्होंने बांग्लादेश में माइक्रो फाइनेंस स्टार्ट किया था ग्रामीण बैंक से. ग्रामीण बैंक, राइट. तो इन्होंने ग्रामीण बैंक में वुमेन के लिए माइक्रो फाइनेंस का ऑप्शन स्टार्ट किया था. उससे क्या हुआ, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन गए उससे वुमेन को एक इजी एक्सेस टू मनी मिला. फॉर एग्जांपल हम वुमेन की एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो एम्पावरमेंट सिर्फ लेटर में नहीं होनी चाहिए, एम्पावरमेंट स्पिरिट में भी होनी चाहिए. हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि उनको इकोनॉमिकली भी एम्पावर किया जाए, एजुकेशनली भी एम्पावर किया जाए. तो इस तरह से जो वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम था ये हमारा नई दिल्ली में हुआ. प्रधानमंत्री जी ने भारत मंडपम पे इसको इनॉग्रेट किया. एंड एट द सेम टाइम हमने यहाँ देखा कि पहला इसका हेल्ड हुआ था इवेंट 2017 में और इसमें अराउंड 1 लाख जो स्टार्टअप्स हैं उनको सीड कैपिटल दिया गया, SHG स्टार्टअप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. सो दिस वाज अ ब्रीफ आइडिया अबाउट हाउ
व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये हमने जो इवेंट किया इससे क्या फ़ायदा होगा और कैसे हम अपने women को और अदर डिप्राइव्ड सेक्शंस को हम थोड़ा सा एम्पावर कर सकते हैं. सो मूविंग फर्दर, next question we have here, which institution released the 2023 adaptation gap report? अब देखिए अडेप्टेशन गैप, इससे पहले थोड़ा सा हम अडेप्टेशन के बारे में समझेंगे. हमने क्लाइमेट चेंज काफ़ी सुनते हैं न्यूज़ में कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन इसको हम कहते हैं. कहते हैं ना, क्लाइमेट चेंज इज द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स. ये हमारे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी है. हमने देखा है कि जो हमारा एवरेज जो टेम्परेचर है 1750 को हम 1750 से इंडस्ट्रियल एरा शुरू हुआ था, तब से लेके अब तक अराउंड 1.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हुआ है. और अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो जो क्लाइमेट एक्सपर्ट्स हैं, पर्टिकुलरली जो IPCC का ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट. तो इसने एक असेसमेंट दिया है कि 2100 तक 2100 तक हमारे 40 जो आर्चीपेलाजिक ग्लेशियर्स हैं, जो मेजर ग्लेशियर्स हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और जो थर्ड पोल है हमारा तिब्बतन माउंटेन्स वाला एरिया, उसमें 40 से ज़्यादा ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे. जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे उससे क्या होगा, सी लेवल राइज होएगा. सी लेवल राइज होएगा तो जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे, कहीं पे फ्लड्स आएंगे, कहीं पे ड्राउट हो जाएगा. हम देखते हैं कि अभी हिमाचल प्रदेश में एक अनटाइमली और इतना हॉरेंडस रेनफॉल हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लैंड एंड प्रॉपर्टी का काफ़ी लॉस हुआ है. तो उस पर्सपेक्टिव से हमें इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है. दिस अडेप्टेशन, द क्लाइमेट चेंज दैट इज़ हैपनिंग, हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा इसमें, इस चीज़ को हमें प्रीएम्प्ट करना है. जो क्लाइमेट डिस्ट्रक्शन है, क्लाइमेट ट्रेजेडी है, उसको प्रीएम्प्ट करना है. सो वी हैव टू वन इज़ मिटिगेट. एक होता है मिटिगेट होता है उसको प्रिवेंट करना उसको. और अडेप्टेशन का मतलब होगा अगर कुछ हो रहा है तो उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर्ड रहेंगे. प्रिपेयर्डनेस हम कैसे उसको बेटर हैंडल करेंगे. अब हम देखेंगे, ये पूछा इन्होंने कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट देती है. तो यहाँ पे अगर हम वर्ल्ड बैंक देखें, UNEP देखें, IMF देखें और वर्ल्ड एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सॉरी दिस इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. तो ये हमारा जो टॉपिक देखिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. क्लाइमेट चेंज इज मोर और लेस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. अब दिस वन वर्ल्ड बैंक इज मोर और लेस रिलेटेड टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़. ये जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो कंडक्ट करानी है हमने, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में, सब सहारन अफ्रीका में, एशियन कंट्रीज़ में, तो ये उनमें ये डेवलपमेंटल काम करेगा. अब IMF है और WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. बोथ ऑफ दिस इज एन NGO, बट बोथ डील विद इकोनॉमिक मैटर्स, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. और वर्ल्ड बैंक का भी काफ़ी हद तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी फोकस रहता है. तो अगर हम आसानी से, अगर हमें पता भी नहीं होगा, हम लॉजिकली एलिमिनेट कर देंगे. इसका आंसर आपका आ जाएगा UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. तो आपने ये कोशिश करनी है, आप क्वेश्चन की डिमांड को समझें कि क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है और ऑप्शंस को आप कैसे एलिमिनेट कर पाएंगे. तो आपका ईजिली आंसर UNEP आ जाएगा. सो व्हाट इट इज़ रिटन हेयर, 2021 में क्लाइमेट अडेप्टेशन फंड बना है, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन. अब जैसे वर्ल्ड बैंक का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने नहीं दी है, लेकिन जो क्लाइमेट अडेप्टेशन में वर्ल्ड बैंक का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है. और अल्टीमेटली UNEP इस पे असेसमेंट करता रहता है टाइमली, बाई एनुअली और एनुअली, टू असेस कि अभी क्या सिचुएशन है क्लाइमेट अडेप्टेशन की, फंडिंग कितनी चाहिए. आपने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में सुना ही होगा, पेरिस क्लाइमेट डील जो 2015 में हुई थी, COP21, राइट.
So this also, tries to focus कि how we can get a hold of our climate disaster issues, how we can be best prepared, how we can ensure that we protect the nature for our future generation. 1988 में there was this report on sustainable development. There was this report on sustainable development by Brundtland Commission. Right? क्या कहा इस रिपोर्ट ने? इस रिपोर्ट ने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट is the ability of the present generation to meet its needs without compromising the ability of the future generation to protect its own needs. तो जो हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए हम कैसे अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, ये एक रिपोर्ट आई थी. सो दिस वाज सम डेटा कि 40 मिलियन एनुअल सम इतना अप्रॉक्सीमेटली इतना होना चाहिए टू मिटिगेट और अडैप्ट क्लाइमेट related disasters. So this was about this question, a brief background as well, ताकि आपको समझ आए कि सिर्फ फैक्ट नहीं याद करना है, थोड़ा सा उसके कॉन्टेक्स्ट में भी जाना है. As per a new study, which species has their head all over their body? तो this is a more of a factual question. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको करंट अफेयर्स में से पढ़ने हैं, उनको याद कर लेना है. इसमें ज़्यादा समझने वाला कुछ भी नहीं है. स्टारफिश है, स्टारफिश इसका आंसर है, जिसका हेड है ऑल ओवर इट्स बॉडी. अ न्यू स्टडी हैज़ फाउंड दैट अ बॉडी प्लान ऑफ स्टारफिश इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देन प्रीवियसली थॉट. पहले जैसे सोचा गया था उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है इसके जो एनाटॉमी में, इसकी मॉर्फोलॉजी. एनाटॉमी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर जो बॉडी का, और मॉर्फोलॉजी जो हमारे फिजिकल फीचर्स होते हैं. तो ये जो स्टडीज़ की हैं साइंटिस्ट ने ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने ये रिवील किया है कि इसका जो बॉडीली स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है जिससे पहले सोचा गया था. बॉडीली स्ट्रक्चर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट इज़, और उसका जो हेड है ना, इट हेड इज स्प्रेड ऑल ओवर इट्स बॉडी. तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा आपका. ये आपकी स्टार फिश हो गई. तो इसका जो हेड है हर तरह इसका स्प्रेड होता है इसका हेड, राइट. मूविंग फर्दर, ठीक है, क्या इसमें लिखा है कि द रिसर्च क्रिएटेड अ 3D एटलस ऑफ द जीन एक्सप्रेशन इन स्टारफिश. अब जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? देखिए, जो जेनेटिक मेकअप होता है हर ऑर्गेनिज्म का, जैसे हमारा भी है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, HGBP, ठीक है, GBP एक प्रोजेक्ट था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. उसमें जो इंसान के अंदर जो DNA है, उसकी जेनेटिक मेकअप है, उसका पूरा एक स्टडी किया जाता है, उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है, जिससे हमारे एवोल्यूशन को समझा जा सके, हमारे जो डिफरेंट डिजीज़ेज़ हैं उनके लिए कुछ क्योर लाया जा सके. सो दिस इज़ बेसिकली, इस तरह से इन्होंने ये जो स्टारफिश है उसका जीनोम भी स्टडी किया, और उससे उसकी एवोल्यूशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता चले. और उनमें से एक ये भी था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका सर ऑल ओवर उसकी बॉडी होता है, तो उसका आंसर आपका रहेगा स्टारफिश. ऑलराइट, लेट्स मूव फर्दर नाउ. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन. Right. State of the Climate Services is an annual report released by which institution? Now again, let's try to understand here. We're again talking about climate. The first organization here, FAO. FAO क्या है? Food and Agricultural Organization. So it is a food and agricultural organization. The next one we see here is WMO. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. अब ये है आपका UNEP, हमने पहले पढ़ लिया. IEA इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. सो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट. सो वी कुड बी कंफ्यूज बिटवीन दिस एंड दिस. वर्ल्ड मेट ऑर्गेनाइजेशन. मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? जो डिफरेंट क्लाइमेटिक पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर राइज हो रहा है, कहीं पे
एल नीनो आ रहा है, कहीं पे सुनामी आनी है, कहीं पे मॉनसून लेट हो रहा है, कहीं पे एग्रीकल्चर पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो सारा स्टडी आपका WMO करता है। सो तो क्लाइमेट सर्विसेज की जो रिपोर्ट है ये WMO देगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इट सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट and centers its attention to the topic of health this year. So the current theme, if we talk about the current theme of the report of the climate services, तो इसका जो current theme है, it's centered on health. See, health is intricately linked. जो health है हमारी वो very intricately linked है to the climatic setup we are living in. How conducive, for example, we have tropical or equatorial regions where there is lot of very high temperature, high rainfall, high loss of body fluids, so it is not conducive to health. And how changing climate change, climate change हो रहा है, उससे हमारा जो agricultural production है वो भी impact हो रहा है, agricultural production slow हो रहा है, तो जो हमारी rising population है तो उसके लिए हमें to feed the teeming millions we will be facing a lot of challenges. तो इसीलिए different organizations conduct different surveys and these surveys they converge to help us develop a better roadmap of how we can proceed towards a more holistic development model. Right? So report emphasize क्या करती है? The report emphasizes on the critical requirement for customized climate related information. So region based, a particular region के लिए किस तरह की climatic उसकी जो uniqueness है, उस uniqueness के हिसाब से हमें किस तरह की policies चाहिए होंगी. So this is basically the report on climate services is submitted by World Meteorological Organization. Right? Let's move further. Next question. What is this question now? National Efficient Cooking Program is associated with which institution? Now see, हम फेस करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट आपने सुना रहेगा, एनर्जी सिक्योरिटी. What is energy security? Now see, 1973 में क्लब ऑफ रोम एक इवेंट हुआ था, क्लब ऑफ रोम 1973, जब गल्फ ऑयल क्राइसिस हुआ था और OECD कंट्रीज, सब पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ने एक नया रेजोल्यूशन पास किया था कि हाउ वी कैन इंश्योर कि दुनिया में जो पेट्रोलियम या जो भी एनर्जी के क्राइसिस दोबारा से ना इस तरह से डेवलप हो जाएं. लेकिन हम देखते रहे, अब यूक्रेन वॉर हुआ है, कितना आपको गैस का शॉर्टेजेस हो गया यूरोप में, इंडिया में भी हमें ऑयल का प्रॉब्लम हुआ था. ऑल्दो वी प्रोक्योर्ड, हमने एक सब्सटैंशियल अमाउंट हम रशिया से प्रोक्योर करते रहे हैं. सो ओवरऑल हम हमेशा देखते रहे हैं कि दुनिया, मतलब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है उतना हमारा एनर्जी की जो डिमांड्स भी बढ़ रही हैं, और उसके लिए एनर्जी की एफिशिएंसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस तादाद से हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन. इसीलिए जो कुकिंग गैस है, फॉर एग्जांपल पहले तो हम ओपन चूल्हाज में वी यूज टू कुक, ओपन चूल्हाज, बट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स LPG एंड अदर पाइप्ड गैसेस. सो उसमें भी वेस्टेज ना हो, एफिशिएंसी ज़्यादा हो, सो उसके लिए देयर इज़ दिस प्रोग्राम, नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम. अब ये प्रोग्राम किसका? EESL का, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड. अब इसके बारे में हल्का सा जानेंगे, व्हाट इज़ दिस ऑर्गेनाइजेशन. सो फर्स्ट वी अंडरस्टूड कि दिस एनर्जी एफिशिएंट नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम किसके लॉन्च किया? EESL. EESL क्या है? ये एक जॉइंट वेंचर है, JV. इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन अ ग्रुप ऑफ PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बीच में ये एक जॉइंट वेंचर है. ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? अब ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ये प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है कि गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है. सो इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ PSUs. सी नाउ इट इज़ रिलेटेड टू एनर्जी. ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी पे है, तो यू कैन थिंक कि एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में भी आ सकता है, बट इट इज़ रिलेटेड टू एनर्जी. सो इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर. सो पावर मिनिस्ट्री इसको डील करती है, इसके अंदर जो भी प्रोविजंस हैं. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड 2 पायनियरिंग प्रोग्राम्स, नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम एंड द एनर्जी एफिशिएंट फैंस प्रोग्राम. ये 2 प्रोग्राम आपको याद रखने हैं. ठीक है, एक तो हमने देख लिया दिस वन, नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम, और दूसरा
energy efficient fans program. See, both of these programs, these are steps to conserve energy, to use energy in a way which minimizes the wastage. So वेस्टेजेस को मिनिमाइज करना है. जैसे हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारी, जो पावर की जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस होती हैं, उसमें हमने सुना होगा AT&C लॉसेज होते हैं. AT&C लॉसेज, ट्रांसमिशन लॉसेज होते हैं. तो उनको भी कर्व करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लिए हैं. तो ये 2 स्टेप्स हैं जिन्होंने इंश्योर किया है कि हम एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ अपना एक कदम बढ़ाएं, ताकि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, बिकॉज एनर्जी प्रोड्यूस लिमिट, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, सो इट इज़ our responsibility. It is our responsibility to ensure that we save our energy and we use it more judiciously. एक बड़े ही अच्छे तरीके से उसको यूज़ करें कि वेस्टेज मिनिमाइज हो और एक लग्जूरियस स्टाइल में ना यूज़ करें एनर्जी को, बिकॉज इट इज़ अ स्कार्स रिसोर्स एंड वी हैव टू बी वेरी use it very optimally, right? So these initiatives seek to transform the cooking methods in India and underscore the significance of energy efficient fans as well as cooking programs, right? Done by EESL. So target is to promote energy efficient technologies and practices across the country. तो focus इसका overall energy efficiency पे रहेगा. Energy efficiency so that we have energy security, right? Let's move further. So you must be aware of this crop. This is called lavender. It is, in India, it is basically grown in Doda district of Jammu and Kashmir. Doda district of J&K. And in fact, Bhadarwa is a place there. It is actually very, very conducive. It is grown in very, very large amounts in that place. Fine. So we can see the farmers, harvesting the crop of lavender. So it's purple revolution भी कहा जाता है इसको. J&K's Bhadarwa is known as the lavender plantations boost in J&K's Bhadarwa. So it is going to boost it's called the lavender capital of the country in one way. So the region is ideal for growing the plant, which is harvested for its fragrant flowers and oil by farmers who have switched from maize and other crops under the center government's aroma mission. तो aroma mission एक start किया था government ने. Government started one aroma mission, right? So let's come back to the question. एक अरोमा मिशन था गवर्नमेंट का, CSIR और IIM. There is an institute in Jammu which is known as IIM, Indian Institute of Integrative Medicine. इन दोनों ने कोलैबोरेट करके ये अरोमा मिशन लॉन्च किया to spread the purple revolution, particularly in these regions, because ये इस चीज़ के लिए काफ़ी कंड्यूसिव है, तो इसको प्रमोट करने के लिए. तो क्वेश्चन क्या है? India's first ever lavender farm is constructed in which state? तो ये जम्मू कश्मीर में, obviously the answer is जम्मू कश्मीर. अब जम्मू कश्मीर में भी एक विलेज है, छल्ला विलेज. छल्ला विलेज ये कहाँ है? कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है. ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू में है. ठीक है, बाकी हमने बैकग्राउंड इसके बारे में हमने देख लिया किस तरह से ये डोडा किश्तवाड़ और भद्रवाह जैसे इलाकों में वहाँ पे ग्रो किया जाता है. ठीक है, ऑल राइट. ठीक है, इट इज स्प्रेड ओवर द फार्म. कहाँ पे स्प्रेड है? 2 हेक्टेयर एरिया. ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. कौन सी डिपार्टमेंट है? ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर, DAPFW. ठीक है, इस डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है. सो लेवेंडर बेसिकली इट्स अ नेटिव ऑफ यूरोप. ये इनिशियली यूरोप में ग्रो करता था. ठीक है, इट वॉज ब्रॉट हेयर एंड अंडर, एज वी डिस्कस्ड, IIM, IIM,
जम्मू में CSR अरोमा मिशन ने इस चीज़ को 2018 में स्टार्ट किया और डोडा बिकेम द बर्थ प्लेस। जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है उसने जो इंडिया के जो लेवेंडर कल्टीवेशन है उसको काफ़ी बूस्ट दिया। डोडा बूस्टेड इंडियाज़ लेवेंडर कल्टीवेशन। It gave a boost, a big boost to India's lavender cultivation. Fine. So this is the answer. So basically this is जम्मू कश्मीर में ज़्यादा इसका अभी हमने शुरुआत की है. The government is planning to introduce it in other states as well, but for a start, Jammu Kashmir has taken the lead. See, coming to the next question. What is the name of the platform launched by Prime Minister on the National Unity Day? हम नेशनल यूनिटी डे कब बनाते हैं? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था 31 अक्टूबर। क्यों बनाते हैं? बिकॉज इट्स द बर्थडे ऑफ आवर आयरन मैन ऑफ द कंट्री। उन्होंने देश को इंटीग्रेट करने में, देश को यूनाइट करने में, जब हम आज़ाद हुए 15 अगस्त को, उसके बाद देश को आज़ाद इकट्ठा करने में, जो रियासतें थी हमारी 563, उनको इकट्ठा करने में काफ़ी महत्वपूर्ण उन्होंने योगदान दिया। इसीलिए उनकी इस कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम 31 अक्टूबर का दिन है जो, वो नेशनल यूनिटी डे की तरह के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। अब इस दिन कौन सा प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया? तो उस प्लेटफॉर्म का नाम मेरा युवा भारत, माई भारत प्लेटफॉर्म, माई भारत प्लेटफॉर्म। सो माई भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो फाउंडेशन स्टोन ले किया प्रधानमंत्री जी ने अमृत वाटिका का और अमृत महोत्सव मेमोरियल। ये एक्चुअली हमारा जो अभी अमृत काल का हमारा जो टाइम चल रहा है, अगले 75 साल हो गए हैं हमारी इंडिपेंडेंस को, और जो 75 से 100 साल के बीच का जो वक्त है वो हम पूरे देश में एज एन अमृत काल सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये लॉन्च क्यों किया? कल्मिनेशन ऑफ मेरी माटी मेरा देश, जो मेरी माटी मेरा देश जो कैंपेन चल रही है पूरे देश में, ताकि देश के जो इंडिजीनियस जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके, उनकी मार्केटिंग इंप्रूव की जा सके। तो उस तरह से ये एक प्रोजेक्ट था, माई भारत प्लेटफॉर्म, लॉन्च बाय प्रधानमंत्री मोदी जी ऑन नेशनल यूनिटी डे on 31st October 2023. Now let's move further to the next question. Right. Project Kusha, India's long-range air defense system, under the preview of which institution? अब Project Kusha, अब एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा ये पढ़ने से पहले। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है? हमने रिसेंटली देखा कि हमास ने अटैक किया इजराइल पे, लॉट ऑफ मिसाइल्स वर लॉन्च, बहुत सारी मिसाइल्स लॉन्च कर दी। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि इजराइल का एक एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका नाम है आयरन डोम। इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम, बट वो भी इतनी कम टाइम में 5 से 6 हज़ार रॉकेट्स और मिसाइल्स दाग दिए हमास ने कि जो इजराइल का एयर डोम है, आयरन डोम है, वो भी इसको थ्वाट नहीं कर सका, इसको रोक नहीं पाया। तो ये था ब्रीफ आइडिया कि एयर डिफेंस सिस्टम क्या करता है। अगर एनिमी मिसाइल्स आती हैं, एनिमी टॉर्पीडोज आएंगी, एनिमी ऊपर से आपको कुछ भी एयर के तरीके से अटैक करेगा, मिसाइल्स हो गया या कुछ भी फायरिंग होगा या छोटे से एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी होंगी, तो उसको टैकल करने के लिए आपकी जो एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी इजराइल की, उसका नाम है आयरन डोम। ठीक है। अब सिंस वी आर ऑल्सो सराउंडेड बाय कंट्रीज लाइक चाइना एंड पाकिस्तान, तो वी ऑल्सो नीड अ स्ट्रॉन्ग, नॉट जस्ट टेरिटोरियल, हमारी सिर्फ टेरिटोरियल बाउंड्री हमें डिफेंड नहीं करनी है, मैरीटाइम बाउंड्री जो समुद्र की बाउंड्री है उसको डिफेंड नहीं करना है, हमें अपनी एयर बाउंड्री को भी डिफेंड करना है। तो इस एयर डिफेंस के लिए हमने एक S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो हमने लिया है रशिया से। इसके साथ अगर हम बात करें यूएस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका नाम है TH
THAAD, थार्ड, इसको कहते हैं टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये तो हमने ये तो रशिया से लिया है, लेकिन हमारा अपना भी तो चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट कुशा है, ये उसी डायरेक्शन में एक स्टेप है जिसमें हम जो भी ड्रोन्स आएंगे, मिसाइल्स आएंगी, स्टेल्थ फाइटर्स आएंगे, उनको डिफेंड करने के लिए हमने अपना ये प्रोजेक्ट कुशा लॉन्च किया है। ये हमारा अपना एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो हम ग्रेजुअली डेवलप करेंगे। अब इसमें किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? तो इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमारी DRDO चेक करती है। DRDO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस रिलेटेड मिसाइल्स, डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। सो जो प्रोजेक्ट कुशा है ये भी अंडर DRDO। DRDO को फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, लेट्स मूव फर्दर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, which institution was tasked with the preparation of Vision India 2047? So Vision India 2047, ठीक है, Vision India 2047, तो ये नीति आयोग का एक, इट्स अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? आपने प्लानिंग कमीशन के बारे में सुना है। इंडिपेंडेंस के बाद हम 5 ईयर प्लान्स हम बनाते थे। देश की सोशलिस्टिक प्लानिंग से मिक्स्ड इकोनॉमी थी हमारी तब। हम सोशलिस्टिक थोड़ा सा हमारा जो पैटर्न था ग्रोथ का, उसमें हम 5-5 साल के जो इंडिकेटिव प्लानिंग करते थे उसमें हम टारगेट सेट करते थे। अभी रिसेंटली हमने देखा कि प्लानिंग कमीशन को हमने अबैंडन कर दिया और उसकी जगह पे नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? थिंक टैंक है। थिंक टैंक है जो गवर्नमेंट को हेल्प करता है डिफरेंट पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स में, रिसर्च के थ्रू या डिफरेंट एडवाइजेस के थ्रू या एक्सपर्ट कमिटीज़ के थ्रू, ताकि एक बेटर गवर्नेंस और पॉलिसीज़ बनाई जा सके और उनको अच्छे से मॉनिटर भी किया जा सके। तो क्वेश्चन क्या था? तो किसने बनाया ये इंडिया विजन 2047? नीति आयोग ने। सो क्या है ये? द विजन डॉक्यूमेंट इज एम्ड एट मेकिंग इंडिया डेवलप कंट्री, है ना, एंड इट इज़ इन द फाइनल स्टेजेस एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी रेडी बाय दिसंबर। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, नीति आयोग के CEO इस वक्त कौन है? तो उसका आंसर है CEO इज BVR Subramaniam, right? So this is basically little bit about how India is planning its different policies to enhance its growth trajectory. अपनी इकोनॉमिक वेलबींग को इन्हांस करने के लिए किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स लेती हैं। तो विजन इंडिया प्रोग्राम, इसके साथ इन्होंने 3 ईयर स्ट्रैटेजी या 7 ईयर एक पॉलिसी बनाई थी, तो वो भी आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। So last question in this is Manus, recently seen in news। ये सवाल आपसे बार बार पूछे जाएंगे कि कोई सिटी का नाम दे देंगे, कि कोई जगह का नाम दे देंगे, कोई माउंटेन का नाम दे देंगे, या कोई रिवर का नाम दे देंगे। ये रिसेंटली न्यूज़ में थी और ये कहाँ पे थी, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये किस कंट्री में है? तो इसका मानस एक ब्राज़ील में एक जगह है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अमेजोन जो रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, वहाँ पे कुछ पेट्रोग्लिफ्स क्या होते हैं? पेट्रोग्लिफ्स ये कुछ रिकॉर्डिंग्स होती हैं केव्स पे कुछ एनग्रेविंग्स होती हैं, रिकॉर्ड्स होती हैं, जो उस टाइम के कल्चर के बारे में, उस टाइम के इकोनॉमी या सोसाइटी के बारे में हमें कुछ इंसाइट्स देता है। तो रिकॉर्ड ड्राउट हुआ था यहाँ पे अमेजोन रेन फॉरेस्ट में, जिसकी वजह से कुछ पेट्रोग्लिफ्स हैं वो हमें मिले हैं, ठीक है। ये प्री कोलंबियन एरा के हैं और ये कहाँ पे मिले हमें? एक रिवर नेग्रो है वहाँ पे, रिवर नेग्रो। आपको बस इतना याद रखना है कि रिवर नेग्रो, आपको ये नहीं पूछेगा कि कहाँ पे है, बट आपको इतना याद रखना है कि रिवर नेग्रो कहाँ पे। ये भी रिवर नेग्रो, ये भी अमेजोन रेन फॉरेस्ट के पास है, जहाँ पे नेग्रो रिवर और अमेजोन रिवर मिलते हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिली हैं, ठीक है। सो इट इज़ फाउंड एट द कन्वर्जेंस और द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अमेजोन एंड द नेग्रो रिवर, and the images carved into the rocks depict humans, animals and geometric shapes। जो उन्होंने ह्यूमंस, उस टाइम के ह्यूमंस की पेंटिंग्स बनाई होंगी, कुछ एनिमल्स जो हंटिंग सीन्स हो सकते हैं कुछ, या उनके अपने जो अगर कुछ मैथमेटिकल उस टाइप पे डेवलपमेंट हुई है तो उस चीज़ के बारे में दे विल प्रेजेंट certain पेंटिंग्स और engravings। So I think this should be it for today. In today's lecture we try to understand
the current affairs from 6th to 10th of November through certain current affairs. We also try to understand how it is not just important to cram it, we also try to understand the concept or the context behind the questions. हमने समझा कि किस तरह से आपको एक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी डाइवर्स रहेगी तो आप किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन हिटिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी, कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चंस को. हमने देखा कुछ ऑप्शंस में अगर आपको पढ़ा भी नहीं है, आप थोड़ा सा लॉजिकली अगर आप रीजन आउट करें तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर सकते हैं. So that's it friends for today. We will meet in the next lecture. Until then, Jai Hind.